जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका साथी हूं माशंकर पंचोली और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आरपीएससी ने अभी तक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर के जो भी प्रश्न पेपर करवाए हैं, जो कि आरपीएससी ने अपनी साइट पर डाल रखे हैं, उनका विश्लेषण सहित व्याख्या अपन करने वाले हैं। और तैयारी के दौरान जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम एग्ज़ाम का पैटर्न समझें, क्योंकि पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है। किस तरह एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बनते हैं और उसके हिसाब से खुद की रणनीति बनानी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आज से हम इस सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और फर्स्ट ग्रेड के 2013, 16 और 20 और 22 के जो 4 पेपर हुए हैं उनका विश्लेषण सहित यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह प्रश्नों को हमें अटेंड करना चाहिए। और एक प्रश्न के साथ हम 2 से 3 प्रश्न अलग से तैयार करते हुए चलेंगे। इससे हमारी तैयारी भी और मजबूत होती जाएगी। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इस प्रश्न पेपर को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है साहित्य शिखर क्लासेस पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ डाल दूँगा। आप लोग जो है वहाँ से इसको प्रिंट निकाल लें और उसके बाद ये वीडियो को देखते हुए साथ साथ में अपने पेपर पे भी टिक लगाते चलें, देखते चलें, अच्छे से इनको पढ़ें और वीडियो को कम से कम 2 बार देखकर पूरा ज़रूर देखें। और उसके बाद ये जो सीरीज है हम रोज़ रखेंगे, रोज़ एक वीडियो कम से कम 25 से 30 मिनट का मैं बना के अपलोड करूँगा। तो आप वीडियोज़ को देखते हुए और अपनी बुक को साथ पढ़ते हुए चलें। और इसके साथ ही में जो अपनी 5000 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी अलग से, उसमें आदिकाल कंप्लीट हो गया है और भक्ति काल चल रहा है, तो उसको भी वापस शुरू करने वाला हूँ। तो आज सुबह जो 9 बजे के आसपास तो एक वीडियो तो ये आएगा, पुराने प्रश्न पेपर होगा, ये अपलोड कर दूंगा। और 3 बजे के आसपास दिन में जो भक्ति काल के प्रश्नों की सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको अपलोड कर दूंगा। आपको करना क्या है कि आप अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी जैसे कि आपने आदिकाल कंप्लीट कर लिया, तो आदिकाल कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी साहित्य शिक्षा क्लासेस के इस चैनल से जो ओल्ड क्वेश्चन जो मैंने वीडियो बना के अपलोड कर रखे हैं भक्ति आदिकाल के, उनको देखना है उससे। और फिर देखना है कि आपके कितने प्रश्न हो पा रहे हैं, कितने सही हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं, उससे आपके खुद का आपको अपना परीक्षण करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और ये पेपर हुए जो एग्ज़ाम जो था वो 2015 की विज्ञप्ति थी और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 24 जुलाई को 2016 को हुआ था। तो इसकी हम विश्लेषण से व्याख्या करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न 2016 के एग्ज़ाम में आए थे। पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो ऑप्शन है होल्मे को, फ्लिंट को, रिचर्ड एलिंगटन को और लोवेल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो था वह है फ्लिंट को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है? फ्लिंट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कविता में फैंटेंसी का मुखर प्रयोक्ता है। ऑप्शन है शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आगे और मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुक्तिबोध को फैंटेंसी का जो हिंदी कविता में मुखर प्रयोक्ता माना गया है। किसको? गजानन माधव मुक्तिबोध को। बात करें तो इन चारों कवियों का कई बार जन्म क्रम के अनुसार भी क्रम भी पूछ लेते हैं, जन्म वर्ष पूछ लेते हैं, तो हम उनके भी साथ में साथ तैयार करेंगे। तो बात करते हैं मुक्तिबोध का जन्म वर्ष कौन सा है। तो उनका जो जन्म वर्ष है वह है 1917। मुक्तिबोध का जन्म वर्ष 1917 है। आगे का क्या है? आगे का 1911 है। और शमशेर बहादुर सिंह जी का भी 1911 ही जन्म वर्ष है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, इनका जन्म वर्ष है 1927। 1927 इनका जन्म वर्ष है 1927 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। बात करें कि जो ये जो कवि हैं वह तार सप्तक के कवि रहे हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि 4 तार सप्तक निकले हैं। आगे जी ने 4 तार सप्तक निकाले हैं। तो आगे जी ने जो जो पहला तार सप्तक निकाला था वो निकाला था 1943 में, जिसमें मुख्य तो आगे जी भी तार सप्तक मुख्य कवि थे और गजानन माधव मुक्तिबोध भी तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि थे। बात करें कि शमशेर बहादुर सिंह जी किस तार सप्तक के कवि थे, तो ये जो दूसरा सप्तक निकला था इन्होंने, दूसरा सप्तक 1951 में, उसके प्रमुख कवि कौन थे? शमशेर बहादुर सिंह। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी एक तो किस सप्तक के कवि थे और वह सप्तक किस वर्ष निकला था। किस सप्तक के कवि थे और वह सप्तक किस वर्ष निकला था। और मैं बता दूं जो चौथा सप्तक है, चौथा सप्तक कब निकला था?
1979 में 1979 में चौथा सप्तक निकला था। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जान गए हैं। हिंदी कविता में फेंटेंसी का मुख्य प्रयोक्ता कौन है? मुक्तिबोध। और आपको ये बताना है कि सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी किस सप्तक के प्रमुख कवि हैं और वह सप्तक किस वर्ष निकला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, भू में रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, थी छा गई कुकुब में अमिता सिताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद कौन सा है? वैसे ये जो छंद है अपने आप सिलेबस से हट गया है, फिर भी हम इसकी नॉर्मल बात कर लेते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में एक ये भी बात बतानी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो सिलेबस में अपने हट गया है वो है ही नहीं। तो अब इस प्रश्न पेपर में जैसे कि पुस्तकें हैं, वर्तमान में अपने पुस्तकें सिलेबस में नहीं है, तो उनकी चर्चा करने मेरे हिसाब से उनका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उनकी मैं चर्चा करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दें कि हाँ, इनकी चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में तो मैं सरसरी नज़र से हम क्वेश्चन देख लेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि सर बुक्स की भी चर्चा करो या नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है तो फिर हम सीधे निकल चलेंगे, जो वर्तमान में सिलेबस है उसके अनुसार प्रश्नों की बात कर लेंगे। तो इस काव्यांश में कौन सा छंद है? ये सिलेबस हट गया है, लेकिन इसका मुख्य आंसर जो है वसंत तिलिका है। क्योंकि ये एक तो ये क्या है ना, वर्ण मात्रिक छंद है। तो वसंत तिलिका में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। वसंत तिलिका में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। मालिनी में होते हैं 15 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं मालिनी में? 15 वर्ण होते हैं। वंशस्थ में कितने वर्ण होते हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वंशस्थ में कितने वर्ण होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना है। और मंदा क्रांता में कितने वर्ण होते हैं? 17। 17 वर्ण किस में होते हैं? मंदा क्रांता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? ऑप्शन है वामन ने, रुद्रट ने, भामन ने या मामन ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भामन ने। भामन ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग, इसको कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। तो इसको जो है वह क्या माना है? काव्य का प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन क्या होता है? तो काव्य प्रयोजन होता है काव्य का उद्देश्य। जब कोई कवि या आचार्य कवि जो काव्य लिखता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, तो उसी को काव्य प्रयोजन कहते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कला में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को भामन ने जो है काव्य प्रयोजन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्टनायक के अनुसार काव्यार्थ का रस रूप में भोग किस व्यापार द्वारा होता है? भट्टनायक के अनुसार जो काव्यार्थ होता है उसका रस रूप में भोग किस व्यापार द्वारा होता है? तो भट्टनायक के अनुसार भोजकत्व के अनुसार ही काव्यार्थ का रस रूप में भोग होता है, भोजकत्व व्यापार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या बाबू गुलाब राय ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर तो हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने, जो कहते हैं कि जो कवि होता है उसकी अनुभूति के साथ साथ जो पूरा काव्य परिवेश होता है उसका साधारणीकरण हो जाता है। वह कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। साधारणीकरण क्या होता है? काव्य में अपने पराये का भेद मिट जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कवि की अनुभूति के साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण होता है, ये डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। और बाबू जो है श्याम सुंदर दास जी मानते हैं सहृदय के चित्त का, सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। कौन मानते हैं सहृदय के चित्त का? ये मानते अपने बाबू श्याम सुंदर दास जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है, यह कथन किस पर लागू होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अर्ध सरकारी पत्र। ये अर्ध सरकारी पत्र में जो है वो पाने वाले अधिकारी का नाम और उपनाम से उसको संबोधित किया जाता है, यह कथन होता है। यह कथन किस पर लागू है? अर्ध सरकारी पत्र पर। अगला प्रश्न, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? वैसे अभी ये जो है अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो है कंठस्थ, कमल, कलंक, कलई। इस प्रश्न का शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम क्या है? कंठस्थ, कमल, कलंक, कलई। नेक्स्ट प्रश्न,
ये शब्दकोश की दृष्टि से तो ये भी अपने सिलेबस में नहीं है अब, लेकिन इसका आंसर है उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग। ये शब्दकोश की दृष्टि से इन शब्दों का सही क्रम होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? कौन सा पूछा है? सही नहीं है, नहीं, इनमें से गलत कौन सा है? तो बात करें सुरेश तो सूर्यधनीश ये सही है, बिल्कुल गुण संधि है। रमेश रामधनीश ये गलत है, रामधनीश नहीं होता है बल्कि रमाधन ईश होता है, रमाधन ईश गुण संधि। और महेश महाधनीश महेश सही है, नागेश नागधनीश नागेश सही है। तो कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है रमेश वाला, ये सही नहीं है। बाकी चारों में ही गुण संधि है, लेकिन ये सही नहीं है, राम नहीं बल्कि रमा आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तो पहला ऑप्शन है सतधन शिव सतशिव, बिल्कुल ये सही है। पितृधन उपदेश पितृपदेश ये भी सही है। सतधन धर्म सतधर्म सतधर्म ये भी सही है। और सतधन मार्ग सदमार्ग बिल्कुल नहीं, ये गलत है, क्योंकि सदमार्ग नहीं होता बल्कि क्या होता है? सन मार्ग होता है। क्या होता है? सन्मार्ग। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सतधन मार्ग नहीं बल्कि सन्मार्ग होता है, ये इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ऑप्शन है सीताराम, परशुराम, हानि लाभ, भाई बहन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2, जिसमें कि दूसरा ऑप्शन जो परशुराम में द्वंद्व समास नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि परशुराम में कौन सा समास है, परशुराम में कौन सा समास है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बात करते हैं, एक नॉर्मली बात करते हैं, अधिकतर जो होता है जिसमें भी योजक चिन्ह होता है उसमें कौन सा समास होता है? योजक चिन्ह वाले में द्वंद्व समास होता है, अधिकतर, सभी में नहीं लेकिन अधिकतर होता है। तो सीताराम, हानि लाभ और भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? प्रश्न की लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये नहीं है, नहीं है, कौन सा गलत नहीं है, कौन सा सही नहीं है। इसको अगर आप जिस तरह पेपर में प्रश्न आता है और आपके सामने आता है तो पहले पहले उसको हाईलाइट कर लें, उस पर अंडरलाइन कर लें कि हाँ ये क्या पूछ रहा है कि द्विगु समास नहीं है। कई क्या होता है ना, जल्दबाजी में पढ़ते हैं द्विगु समास है इस तरह, तो आंसर हम गलत कर देते हैं। तो उसको पहले ढंग से अंडरलाइन कर लें, फिर उसके बाद प्रश्न को अटेंड करें। तो किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो चौराहा, चौराहा में द्विगु समास है। त्रिभुज में द्विगु समास है। सत्ता में भी द्विगु समास है। चतुरानन, चतुरानन में द्विगु समास नहीं है, बल्कि इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास कौन सा है? चतुरानन में। नेक्स्ट प्रश्न, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन है विद्या, विकट, विदग्ध, विषम। तो बताओ किस शब्द में नहीं है? तो विद्या में जो है वी उपसर्ग नहीं है, बल्कि विकट में है, विदग्ध में है और विषम में है। विषम में भी वी उपसर्ग है, बल्कि विद्या में नहीं है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये देख लो, ये इसमें शब्द शुद्ध पूछा है, अशुद्ध नहीं पूछा, शब्द शुद्ध है। तो पहला ऑप्शन जो है त्योहार, तो त्योहार शब्द क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि त्योहार में केवल एक मात्रा होती है, एक मात्रा, दो नहीं एक मात्रा होती है। पड़ोसी, पड़ोसी भी अशुद्ध है क्योंकि इसमें भी दो मात्राएं जबकि एक मात्रा होती है। प्रतिनिधि गलत है, क्योंकि प्रतिनिधि को ऐसे नहीं बल्कि इस तरह लिखा जाता है प्रतिनिधि, इस तरह प्रतिनिधि को लिखा जाता है। और दंपति, दंपति बिल्कुल सही है। कई बार ये होता है कि दंपति जब आता है तो इस तरह आ जाता है दंपत्ति, तो दंपत्ति नहीं होता, ये अशुद्ध है, दंपति होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? इंदा प्रत्यय नहीं है तो गोविंदा में, परिंदा में, शर्मिंदा में या बासिंदा में। तो किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? तो गोविंदा जो शब्द है इसमें इंदा प्रत्यय नहीं है, जबकि परिंदा, शर्म, इंदा, बासिंदा इसमें इंदा प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि या यज्ञाग्नि। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दावाग्नि। जंगल में जो आग लगती है उसको दावाग्नि कहते हैं। अब प्रश्न वो ये उठता है कि बड़वाग्नि किसे कहते हैं? तो बड़वाग्नि जो है वह बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाले आग को कहते हैं। समुद्र में जो आग लगती है, समुद्र में लगने वाले आग को बड़वाग्नि कहते हैं।
और जठराग्नि किसे कहते हैं, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जठराग्नि किसे कहते हैं। जो जो प्रश्न मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूँ इसका आंसर आपको देना है। भले ही आपको नहीं आता हो तो भले ही आप किसी अपनी पुस्तक से देखें, लेकिन आंसर देना है, क्योंकि आपके प्रश्न इस तरह एक प्रश्न अगर आप देखोगे तो उससे 2 से 3 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे। तो ढूंढ के ही सही, लेकिन आंसर आपको देना है कि जठराग्नि किसे कहते हैं। यज्ञाग्नि यज्ञ की अग्नि को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, दावाग्नि। जंगल में लगने वाले आग को दावाग्नि कहते हैं। अगला प्रश्न, अब ये जो प्रश्न है वह किताबों से आए हैं, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि भाई किताबें अपने सिलेबस में नहीं तो इनकी चर्चा करने का लिए मेरे हिसाब से कोई उचित ही नहीं है। फिर भी मैं इस वीडियो में तो इन प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना कि अपनी पुस्तकों की जो रचनाओं को जो प्रश्न आए उनकी चर्चा करें या नहीं, क्योंकि लगभग इसमें 15 से 20 प्रश्न रचनाओं से आए हुए हैं पुस्तकों से, तो इनको छोड़ देना मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस में नहीं है। तो फिर भी अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको कंटिन्यू रखूँगा, वरना इनको छोड़ दूँगा। फिर अपने जो सिलेबस में है उनके अकॉर्डिंग जो प्रश्न हैं उन्हीं की अपने चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं चर्चा कर लेता हूँ। 18वां जो प्रश्न उसमें अंतरा भाग 2 में संकलित यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है, तो दीप किसका प्रतीक है, वेष्टि या व्यक्ति का प्रतीक है। दीप किसका प्रतीक, वेष्टि या व्यक्ति का। नेक्स्ट प्रश्न है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता आरव 2 में संकलित आत्म परिचय शीर्षक कविता में हरिवंश राय बच्चन इस अपूर्ण संसार को किस तरह पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्वप्न संसार का निर्माण करके। स्वप्न संसार का निर्माण करके हरिवंश राय बच्चन जिस संसार को पूर्ण करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जननी निरगति बाल धनुइया अंतराभाग 2 में संकलित तुलसीदास के इस पद में जननी शब्द किसके लिए आया है, तो जननी शब्द किसके लिए आया है, कौशल्या के लिए, माता कौशल्या के लिए जननी शब्द आया है। नेक्स्ट प्रश्न, संवदिया कहानी की भाषा में किस प्रकार के शब्दों की बहुलता है, आंचलिक शब्दों की बहुलता है। संवदिया जो कहानी है उसमें किस प्रकार के शब्दों की बहुलता है, तो आंचलिक शब्दों की बहुलता है संवदिया कहानी में। नेक्स्ट प्रश्न, अंतराभाग 2 में संकलित सुमीरिनी के मन के बालक बच गया में उस बालक ने पुरस्कार में क्या मांगा था, तो पुरस्कार में उस बालक ने लड्डू मांगे थे। अंतराभाग 2 में संकलित लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है, तो शेर जो है वह छद्म तानाशाही और भ्रामक प्रचार का प्रतीक है। छद्म तानाशाही और भ्रामक प्रचार का प्रतीक कौन है, शेर। नेक्स्ट, अंतराभाग 2 में संकलित जहाँ कोई वापसी नहीं रचना में आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसे कहा गया है। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी तो औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापित लोगों को जो है आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। अगला प्रश्न है वितान 2 में संकलित सिल्वर वेडिंग में किशनदा ने ईश्वरधर बाबू को कितने रुपए उधार दिए थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर है 40 रुपये उन्होंने उधार दिए थे। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग रचना की जो मूल संवेदना की दृष्टि से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो है यह मूल जो कथन की संवेदना सही है वो है पीढ़ी अंतराल जन्य सामंजस्यहीनता। पीढ़ी का जो अंतराल जन्य जो सामंजस्यहीनता उत्पन्न हो रही है उसकी मूल संवेदनाएं सिल्वर वेडिंग गाने की। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। आरओ 2 में संकलित नमक पहाड़ के आधार पर बताई कि कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, कस्टम अधिकारी का। नेक्स्ट, बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आरओ 2 में संकलित बात सीधी थी पर कविता के आधार पर बात की चूड़ी मर गई भावार्थ क्या है, तो उसका भावार्थ है बात अस्पष्ट और निष्प्रभावी हो गई। बात की चूड़ी मर गई नहीं, बात अस्पष्ट और निष्प्रभावी हो गई। नेक्स्ट, अतीत में दबे पाँव रचना के आधार पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अद्वितीय सौंदर्य बोध का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए, तो उसके तत्कालीन जो समाज था उसको इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। और आज का जो लास्ट प्रश्न है वह है अंतराल में संकलित बिस्कोर की माटी रचना में गर्मी का फल और तरकारी किसे कहा गया है। गर्मी का फल और तरकारी कटहल को कहा गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी बात आज के जो प्रश्नों के बारे में 30 प्रश्न बात की हमने।
लगभग हर वीडियो में 30 प्रश्नों से संबंधित बात करेंगे, यानी कि एक पेपर को 4 से 5 वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। और आपको जो प्रश्न मैंने कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए जो बोला है, उनका आंसर ज़रूर देना है, भले ही कहीं से ढूँढ के दो। और दूसरी बात ये है कि अभी जो मैंने कहा है आपसे भाई रचनाओं के प्रकार जो अपने सिलेबस में नहीं है, उन प्रश्नों की चर्चा करें या नहीं करें, तो उसका एक आंसर आपको देना है कि सर सिलेबस में जो रचना पुस्तकें लगी हुई है या कुछ टॉपिक जो छूट हटा दिए हैं, उनकी बात करें या नहीं करें, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में उसी तरह बात करेंगे कल से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और पॉजिटिव रूप से लगे रहिए। और भक्ति काल की जो प्रश्नों सीरीज है वो भी मैं अब कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो इन वीडियो को बार बार देखिए और किताबों को साथ साथ पढ़िए, रिवीजन करिए। और उसके साथ साथ इन जो पुराने प्रश्न पेपर में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उनको देख के अपनी रणनीति को तैयार कीजिए कि किस तरह प्रश्न आते हैं, किस तरह अपने को पढ़ना चाहिए। बाकी जो भी प्रश्न आपके हैं वह कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।